जय हिंद साथियों। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए आपका समान अध्ययन का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तारीख को मसौदा समिति का गठन किया है। तो देखिए, मसौदा समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखिएगा, मसौदा समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसका गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। यह का आपका हिंद स्वराज में, इसका उल्लेख हिंद स्वराज में किया है। ऑप्शन आपका 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो आप देख लीजिए कौन सा दर्रा है जो आपका यानी भारत, चीन और म्यांमार के सीमा पर है। तो आपका हो जाएगा इसमें दीफू दर्रा। ऑप्शन आपका 3 होगा। दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे। तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन आपका 1 होगा। और देखिए, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बीपीएससी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे या कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। तो इसको आप याद ही रखिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन थे उसको याद रखिए। एक थे आपका एस्टोपर क्रिप्स, याद रखिए एस्टोपर क्रिप्स थे। दूसरा थे आपका पैथिंग लॉरेंस और तीसरा थे एवी अलेक्जेंडर। तो तीनों नाम याद रखिए, कौन कौन है? एस्टोपर क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो इस तीनों नाम को याद रखिए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में के पश्य अंतराल है। यानी क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में का समय अंतराल कितना है, दोनों के बीच समय का अंतर कितना है। आपको देखिए, आपको पता होगा कि गुजरात आपका क्या है, गुजरात आपका सबसे पश्चिम में है और आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है। तो सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य के बीच के आप देखिए तो देशांतर का कितना का अंतर है, तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। आपको मालूम होगा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? तो 4 गुने 30 कर दिए, 4 या 12, 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट ना होता है, 120 मिनट आपका 2 घंटा होता है क्योंकि 60 से हम डिवाइड करेंगे, आपका आएगा ना 2 घंटा। तो याद रखिए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का कितना अंतर है? तो 2 घंटा का अंतर है। ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 होगा। 2 घंटा का अंतर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन 6 है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। इसका करने का अर्थ ये हुआ कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको याद होगा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके राजनीति तत्व का यानी राज्य के नीति तत्व के सिद्धांत के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं उसको लागू करवाने के लिए। इसलिए कहता है आपका कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि राज्य के नीति तत्व ये गैर न्याय संगत है, यानी उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो उसको भी ध्यान रखिए।
रखिए। और देखिए मौलिक अधिकार आपको कहाँ से लिया है, तो मौलिक अधिकार आपका ये अमेरिका के संविधान से लिया है, इसको भी ध्यान रखिए। और इसका उल्लेख आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया। आपका किसका, आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य के नीति सिद्धांत का उल्लेख आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। और इसका भाग 4 में उल्लेख है, किसमें, भाग 4 में इसका उल्लेख है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 7। क्वेश्चन 7 है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका है हर्षवर्धन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है। आपका 1 हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, क्या होगा, पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। यानी यूएनओ का स्थापना कितने सदस्य देशों के सिग्नेचर के बाद किया गया था। तो याद रखिएगा जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उस पर 51 देश ने सिग्नेचर किया था, 51 देश ने सिग्नेचर किया था। ये साइन कब किया था, तो याद रखिए 15 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, याद रखिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, दोनों मंत्र है। 15 अक्टूबर 1945 को उस पर साइन किया था, लेकिन इसका स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है, तो आपका जाती है यानी रिसाइकल बिन में, ऑप्शन आपका 4 होगा। अब यदि मोबाइल से भी अभी आप फोटो डिलीट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका फोटो रहता ही है किस फाइल में, तो रिसाइकल बिन में रहता है, ठीक है। वहाँ से आप जब तक डिलीट नहीं करते तो आपका फोटो डिलीट नहीं होगा, वहाँ से आप दोबारा इसको आप वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। आप ये फंक्शन आपका अभी मोबाइल में भी है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिए 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार, याद रखिए संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार थे, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इससे मौलिक अधिकार को समाप्त करके यानी उसके मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसको भी ध्यान रखिए, कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसके बाद उसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना घुरा कर आपसे पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। ये आपसे नहीं कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस में हटा कर किस में जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहा है, लेकिन घुरा फिरा कर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे बनाया गया। और किस अनुच्छेद में इसे जोड़ा गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया है। तो अभी प्रावधान क्या है 300 के ए में, तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। याद रखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन आपका 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार का यानी जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व
कितना है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा जवाब, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अंगीकृत किया था? ये क्या था आपका 1940 में, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये आपका है, याद रखिएगा, यानी एब्सिक एसिड क्या है, एब्सिक एसिड है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी आर चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलते हैं और दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है, और एक अन्य रेलगाड़ी एस है जो विजयवाड़ा से 7 बजे सुबह निकलती है और 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। तो कह रहा दोनों रेलगाड़ी किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक आपका आर ट्रेन है जो चेन्नई से कितना बजे निकलते हैं, जानेंगे। आर जो ट्रेन है वो चेन्नई से निकलते हैं 5 बजे सुबह में और ये 12 बजे दोपहर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कितना समय लगा उसको जाने में? 7 5 12 7 घंटा समय लगा, ठीक। अब एक दूसरा ट्रेन है एस जो वो यानी विजयवाड़ा से खुलते हैं कितना बजे? 7 बजे सुबह में, और ये पहुंचते हैं चेन्नई 5:30 बजे शाम में। तो देखिए तो उसको 5:30 बजे, तो उसको देखिए तो समय कितना लगा, इसको देखिए तो आप समय कितना लगा उसको आने में। तो देखिए ये चला था 7 बजे सुबह में, तो 7 5 12 और 5:30 बजे शाम में पहुंचा, तो 5 5 10 यानी 10.5 घंटा उसको लगा, ठीक है, चेन्नई पहुंचने में। तो इसको 7 घंटा लगा, इसको 10.5 घंटा लगा। तो भाई ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है वापस, तो दोनों तो कहीं मिलेंगे, तो वही कह रहा कितने समय में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये भी नहीं मालूम है दोनों का स्पीड क्या है, स्पीड भी आपको नहीं दिया है, मात्र हमें ये पता चल रहा है कि समय पता चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको देखिए 10.5 घंटा को हम लिख सकते हैं क्या, 21/2 घंटा। 10.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 21/2 घंटा। तो चलिए इसको थोड़ा हटाते हैं। अब देखिए आर को जो समय लगा हमें क्या मालूम हुआ, आर का मुझे समय मालूम हो गया, ठीक है। आर का समय मालूम होगा यानी 7 घंटा आ गया, और एस को कितना समय लगा है, एस को लगा है यानी 21/2, ठीक है, 10.5 घंटा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बताए, दोनों तो सेम दूरी तय कर रहा है ना, दूरी तो सेम तय कर रहा है। तो जब दूरी सेम हो और आपका जो समय आपको पता हो, तो स्पीड इसका इन्वर्स होता है, क्योंकि देखिए डी बराबर होता है आपका v इंटू टी। ये जब आपका कांस्टेंट रहेगा ना तो वेलोसिटी टाइम का इन्वर्स होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, वेलोसिटी टाइम का इन्वर्स होता है, ठीक। तो यानी ये आपका यहाँ से हम क्या करेंगे, यह टाइम का अनुपात है, तो हम यहाँ टाइम दिया है, हम यहाँ से हम क्या करेंगे, चाल दोनों का स्पीड का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। अनुपात में बनाएंगे तो आपको जल्दी बनेगा, ठीक। अनुपात निकालेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो समय है वो इसका चाल हो जाएगा, तो 21/2 यहाँ आ जाएगा, और इसका जो समय है वो उल्ट जाएंगे, ये आपका इधर चला जाएगा। अब देखिए 7 3 21, 2 आपका इधर जाएगा, आपका अनुपात में आ जाएगा 3:2, क्या गया 3:2 आ गया, ठीक है। दोनों का चाल का अनुपात आ गया 3:2, ध्यान रखिए। अब चाल का अनुपात आ गया कितना, 3:2 आ गया। अब देखिए एक चीज़ V1 किसका है, पहले वाला का था आर का, आर को समय कितना लगा था, 7 घंटा समय लगा था। यहाँ इसका जगह इसका चाल कितना है, 3 है। तो अब देखिए 7 घंटा समय है और चाल 3 है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी निकालते हम क्या, 4 गुना समय, तो चाल आपका 3 है, समय कितना है 7 है, तो 7 3 21, ठीक है। हमें ये भी मालूम हो गया अब कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, 21 किलोमीटर है, हमको मालूम हो गया आपका दूरी, ठीक। ध्यान दीजिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं आपके बना लेंगे तुरंत, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए आप कि हमें दूरी भी मालूम हो गया कितना, 21 मालूम हो गया, 21 किलोमीटर। अब एक चीज़ सोचिए कि ये चला था 7 बजे यहाँ से, और ये चला था आपका 5 बजे सुबह में, तो इससे 2 घंटा पहले चला है ना, ध्यान रखिए 2 घंटा पहले आपको आर चला है, 2 घंटा पहले। तो अब ये देख लीजिए कि वो 2 घंटा में कितना दूरी चला गया होगा, तो आर का स्पीड आपका 3 है, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बहुत पहले चला गया होगा। तो बचेगा कितना, तो क्या करेंगे 21 में से 6 घटा देंगे, आपका आएगा 15, ठीक है। यानी 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर दूरी है जो दोनों मिलकर तय करेंगे। ये इधर से आता होगा, ये इधर से आता होगा, कवर करेंगे 15 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ हमें मालूम हो गया कि 15 किलोमीटर दूरी को कवर करना है, ठीक है। तो आप सिंपल है, आप क्या कीजिए, यहाँ से आपको समय निकालना है, तो समय निकालेंगे क्या, 15 किलोमीटर बट्टे दोनों का रिलेटिव स्पीड, अपोजिट दिशा में तो स्पीड जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 या 15, यानी
3 घंटा के बाद वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन कौन सा 3 घंटा, 5 या 15, कौन सा 3 घंटा, तो ये 7 बजे के बाद 3 घंटा, क्योंकि हम 7 बजे से लिए हैं, तो 7 बजे तो आपको पहले से था, इसमें क्या कीजिए 3 घंटा और जो दिए 7 3 10 बजे, यानी वो 10 बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि n व्यक्ति एक वृत्त की परिधि के निश्चित बिंदु पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म यानी जोड़ा जो एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं है और एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक संगीत गाते हैं। यदि संगीत गाने में कुल लगा समय 40 मिनट है तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका एक वृत्त है, ध्यान दीजिए, एक वृत्त है और इस वृत्त के परिधि यही होता है, इस परिधि पर बहुत सारे व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, परिधि पर बहुत सारे व्यक्ति खड़ा है। कितना व्यक्ति खड़ा, तो n व्यक्ति आपको कहा है। n के वैल्यू आपको पता नहीं है कितना व्यक्ति है, 10 है कि 15 है कि 20 है। ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जोड़ा, यानी मान लीजिए जो गीत गाएंगे तो अकेले तो नहीं गाएंगे। आप देखेंगे कि गर्ल्स को अकेले गीत गाती नहीं, उसको एक पार्टनर चाहिए। ठीक है ना, तो अब बताइए, कह रहा है गीत गाएंगे लेकिन पड़ोसी के साथ नहीं गाएंगे, तो ये हो सकता है इसके साथ गाएंगे, या हो सकता है इसका पेयर इसके साथ बने, हो सकता है इसका पेयर इसके साथ बने, या हो सकता है इसका साथ इसका पेयर बने। इसी तरह संभावना है, इसी तरह इसका भी संभावना है। तो अब ये देखिए कह रहा है कि n व्यक्ति जो है वो पेयर में क्या करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन प्रत्येक पेयर 2 मिनट का संगीत गाते हैं। ठीक है, 2 मिनट तक गीत गाते हैं और यह कह रहा है टोटल आपका 40 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे मत कर देना कि 40/2 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए सोचिए ध्यान से। अब देखिए ये जो एक व्यक्ति यहाँ है उसका पेयर कितना बन सकता है, तो ये भी पेयर बन सकता है इसका, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो आप पढ़े होंगे कि विकर्ण जब हम निकालते हैं ना, विकर्ण किस में, विकर्ण निकालते हैं हम किसी अथी में, आपका चतुर्भुज में, तो यही आपका संभावना रहता है कि देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये है तो विकर्ण आपका ऐसे ही हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, संभावना रहता है ना। तो जिस तरह से आपका विकर्ण निकालने का आपका जो यूज करते हैं फार्मूला, इसी तरह यहाँ भी हम यूज करेंगे कि जितने तरीका आपका विकर्ण निकालने का होता है वही इतने तरीका से इसको हम ये पेयर बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा पेयर कितना, NC2 -n आएगा। यही आपका विकर्ण का भी आता है। यदि n साइड है किसी बहुभुज में तो विकर्ण कितना होता है, तो NC2 -n होता है। तो यहाँ भी आपका पॉसिबिलिटी इतना ही है, यानी पेयर बनाने का। ठीक है, तो NC2 -n इतना तरीका हो सकता है। ठीक है, तो NC2 -n इतना तरीका हो सकता है, इतना व्यक्ति पेयर बनाने का। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो पेयर है वो 2 मिनट तक सॉन्ग गाते हैं। ठीक है, गुना 2 कर देंगे, ये टोटल कितना मिनट दिया, 40 मिनट दिया है। यहाँ से हम 2 से काट देंगे, 20 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, NC2 -n है, इसको आप तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा n × n - 3/2 आएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n × n - 3/2 आएंगे, वो आपका कितना है, 20 है। यानी n × n - 3 बराबर आपका आ जाएगा कितना, /2 था, बराबर 20 था। तो आपको यहाँ से आ जाएगा n × n - 3 बट्टे नहीं, तो आपका आ जाएगा 2 × 40 आएगा। यानी आपका आ जाएगा n × n - 3 बराबर 40। यहाँ से n का मान क्या संभव है, तो यहाँ n की जगह 8 लीजिए आप, तो 8 लेंगे, 8 में से 3 गए तो 5 होगा, 8 में से 40 आ जाएगा, यानी आपका 40 आ जाएगा। तो n के वैल्यू 8 लेने पर आपका यहाँ 40 आ रहा है। तो यानी कितने व्यक्ति वृत्त पर बैठे हैं, 8 व्यक्ति वृत्त पर बैठे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कितना को तो समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक खंबे का 1/10 भाग लाल रंग का है, 1/20 भाग सफ़ेद रंग का है और 1/30 भाग नीले रंग का है और 1/40 हिस्सा काले रंग का है। तो कह रहा शेष हिस्सा हरे रंग का है और कह रहा यदि हरे रंग की हिस्सा कितना है 4.75 मीटर है तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे देखिए हम कैसे बनाते हैं। आप लोग क्या करते होंगे पता है, क्या करते होंगे पता है आपको, 1/10 करते होंगे,
फिर 1/20 करते होंगे, फिर 1/30 करते होंगे, फिर 1/40 करते होंगे। सबको एलसीएम लेकर क्या करते होंगे, 1 में से घटाते होंगे, ठीक है। उसमें आपको समय ज़्यादा बर्बाद होगा, ऐसे नहीं करना। आपको समय बचाना है तो आपको हम तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ईजी है, लेकिन समय बचाना है आपको, तो आप ऐसे सीखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक। ये क्या आपका 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है ना। इस सभी का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। 10, 20, 30, 40 है, यहाँ देखिए, ठीक है। 40 का तीनों का एलसीएम लेंगे, आपका आएगा कि ना 120 आएगा। अब देखिए 10 को 10 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 20 से देंगे तो 20 छक्के 120 6 आएगा, 30 से देंगे तो 3 चौके 12 4 आएगा, और यहाँ देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए टोटल कितना है, टोटल जोड़िए आपका है तो 6 4 10 10 3 13 13 12 कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 पार्ट आपको ने दिया है, सब कलर 25 पार्ट का है, टोटल कितना है 120 है। तो हम क्या करेंगे, 120 में से आप क्या कीजिए, इस 25 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 95 बचेगा। यानी 95 भाग आपका बच गया। 100 टोटल 120 है, 120 में से 95 बच शेष है, जिसका रंग आपको दिया है कितना है, वो कौन सा रंग है, आप ये दिया है कि हरे रंग का है। तो यानी ये भाग कितना बचा है, 95 बचा है कितना 120 में। तो आपका ये भाग निकालेंगे तो क्या आएगा 95/120 आएगा, और ये आपको दिया है कितना दिया है 4.75 दिया है। अब यहाँ देखिए इसको काटिए डायरेक्ट, 9 5 45 5 से कटेगा तो लेकिन आपको आएगा 0.05 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट निकाल लीजिए आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 120 गुने 0.05 आएगा, 12 पंचे 60, यहाँ से आपका जगह 6 मीटर, क्या आएगा 6 मीटर आपको यहाँ पर आ जाएंगे। यानी आपका क्या गया, ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। तो समय को बचाना है तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 19 क्या है, क्वेश्चन 19 भी देखिएगा बहुत लेंथी क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन आपको हम इजीली बता देंगे कैसे बनाना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपये का लाभ होता है। अब देखिए कह रहा है कि एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर उसे 300 रुपये का लाभ होता है। अगर यदि वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% लाभ पर बेचता तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। तो कह रहा है मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। और कितना को तो क्वेश्चन पढ़कर ही बुखार लग गया होगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। आपको बुखार नहीं लगाना है, और देखिए करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहा है कि कुर्सी को 5% हानि पर, मान लीजिए आप कुर्सी के दाम x होगा तो x के 5% हानि पर बेचते हैं, ठीक है। तो हानि पर है तो क्या कीजिए आप 5 में माइनस लगाएंगे तो आपका यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 5% हानि पर बेच रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, ठीक, ऐसे लिखिए प्लस। और कह रहा क्या मेज का, तो मेज को 15% लाभ पर, तो मेज को y मान लीजिए दाम है 15% लाभ पर, तो 15 प्लस में रहेगा, ठीक है। ये दोनों का कितना लाभ आता है दोनों पर, तो टोटल आपका फाइनली 300 रुपये आता है। अब दूसरा किस में कह रहा है कि कुर्सी को 5% लाभ पर, तो यहाँ x को 5% प्लस में आएगा, ठीक है। 5% प्लस y का 5%, y का 5%, इसको बेचते कितना लाभ होता है आपका फाइनली 180 रुपये का लाभ होता है। अब क्या किए दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस में ये माइनस में 5% है, प्लस में 5% है, दोनों कट जाएगा। यहाँ कितना होगा आपका, तो 15% यहाँ है, 5% यहाँ है, तो आपका यहाँ आ जाएगा y का 20%, क्या आएगा y का 20%। इसको जोड़ दीजिए आपका आएगा ये कितना, आपका आएगा ये 480 आएगा। तो y का 20% 480 आ गया, y का 20% 480 आ गया। ध्यान दीजिए y का 20% तो 20/100 होगा, ये आपका आएगा 480 आ गया। तो 20 पंचे 100, यहाँ से आपका y का मान कितना आएगा 480 गुने 5 आएगा, उसको गुना कीजिए आपका 0 आएगा। 8 पंचे 40, हासिल 4 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 4 24, यानी 2400 आ जाएंगे। क्या कह रहा था आपका y का मान आया ना, y किसका मान है, तो मेज का, एक मेज का मूल्य पूछ रहा था और एक मेज का मूल्य आपको आ गया 2400 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 है। देखिए एक चीज़ बताइए, एग्जाम में देखिए एग्जाम में होता है क्या आपका कि क्वेश्चन सबसे हल होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में रहता है जो क्वेश्चन किसी से हल नहीं होगा, क्वेश्चन सबसे हल होता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन कितना जल्दी करता है, क्योंकि आपका एग्जाम में समय लिमिट रहता है। ऐसा नहीं
आपको 5 घंटा समय दिया है, आराम से बनाते रहिए। जो क्लास 10-12 का मेथड से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समय अधिक लगेगा। जो 9-10 का जो मेथड है ना क्लास 9-10 का, उससे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, लेकिन आपका समय मैनेज नहीं हो पाएगा। जब तक आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे तब तक वो दूसरा स्टूडेंट 20 क्वेश्चन बना लिया रहेगा, आपके पास समय नहीं बचेगा। अब जब तक आप 30-40 क्वेश्चन बनाएंगे तब तक आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है या बनता है, अब सब क्वेश्चन सबसे बनता है, लेकिन कम समय के अंदर सबसे क्वेश्चन हल नहीं होता है। यही तो आपको सीखना है, इसी के लिए तो हम है, यही तो आपको सीखना है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये आपका होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सिंपल है, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस सबका एल का वैल्यू दिया है 16 रखिए, बी का मान दिया है 14 रखिए, और आपका एच का मान 7 दिया रखिए, सबका मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना। तो जहाँ पर आपको थोड़ा कंसेप्ट बताना है वहाँ बताएंगे। इसको कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आपको भी आना चाहिए ना, कैलकुलेशन है तो आप खुद कीजिए, आपका इसका आंसर लेकिन 3 आएगा। ठीक है, 868 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि अजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से है। ठीक है, याद रखिएगा, अजरा कप पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध या खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडम स्मिथ का। याद रखिएगा, यह कथन है एडम स्मिथ का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ये आपका याद रखिए जिब्रेलिन। कौन सा है? जिब्रेलिन है, जो पौधे के तने के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तावित किया गया था? ये किताब का जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, उद्देश्य यानी यही प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का प्रस्तुत किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? ये आपका लगभग होती है 29 दिन, लगभग 29 दिन, थोड़ा सा ज़्यादा होता है लगभग, लेकिन लगभग याद रखिए 29 दिन। तो 29 दिन से थोड़ी अधिक, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो आप याद रखिए ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था आपका, ये होता आपका 8 अगस्त को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को था भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। अब देखिए आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च के दिन बुधवार था, यानी ध्यान रखिए 2018 में 4 मार्च को क्या था? तो बुधवार था। ठीक है, बुधवार था। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए 7 मार्च को, कितना? 7 मार्च को और 2019 में कौन सा दिन होगा? सिंपल है, कैसे करेंगे? तो 7 मार्च दिया ना आपको, तो 7 मार्च आप फिलहाल छोड़िए और 4 मार्च देखिए। ठीक है, क्योंकि मुझे दिया है 4 मार्च को, मुझे दिया है 4 मार्च 2018 में दिया है, दिन मुझे पता है। तो आप देख लीजिए कि 4 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 4 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 2018 लीप ईयर्स है? नहीं है। जब लीप ईयर्स नहीं रहता है ना, तो आप करेक्ट 1 साल के बाद में आपका 1 दिन बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 साल में क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। तो अब बताइए 4 मार्च 2018 को था बुधवार, तो 4 मार्च 2019 को क्या होगा? तो बुधवार से 1 आगे बढ़ जाएगा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ मालूम हो गया कि 4 मार्च 2019 में बृहस्पतिवार है, तो कर आपका 7 मार्च का क्या होगा? तो 4 का 5
5, 6, 7, तो ये आपका है बृहस्पतिवार, तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवार, ये होगा शनिवार, ये होगा रविवार, तो यानी 7 मार्च को हो जाएगा रविवार, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब देखिए यहाँ पर बात किया गया विश्रांति काल, इसका अर्थ ये होता है कि संसद जब सत्र में न हो, संसद जब सत्र में न हो तो उस समय राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसे जरीन कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये था आपका मोहम्मद हुसैन, याद रखिएगा कौन थे, मोहम्मद हुसैन थे, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है वेतन से, यानी किसका वेतन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख आपका अनुसूची दूसरी अनुसूची में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी होती है। कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये रोहतांग दर्रा के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, याद रखिएगा रोहतांग दर्रे से ये जुड़ी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नाम की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के जो का नामकरण है इसका खोज किया था आपका यानी कार्लोस लीनियस, किसने किया था, कार्लोस लीनियस ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन करा है कि एक सुक्रोज अणु में कार्बन के परमाणु होते हैं, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है। देखिए सुक्रोज मतलब चीनी, बस इतना ध्यान रखिए, सुक्रोज मतलब चीनी। यदि आपको चीनी का सूत्र सबको पता रहता है, सुक्रोज हो सकता है सुक्रोज का फार्मूला आपको पता ना हो, लेकिन चीनी का फार्मूला आप क्लास 9 से ही जानते हैं। तो सुक्रोज मतलब चीनी, और चीनी का फार्मूला था आपका C12H22O11, C12H22O11, ये होता है आपका चीनी का फार्मूला। आपका इसमें कितने कार्बन का परमाणु है, तो कार्बन कितना है, 12 है, 12 कार्बन है और 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है, इसको भी ध्यान रख लीजिए। आपसे कह रहा है कार्बन इसमें कितने हैं, तो इसमें आपका 12 कार्बन है, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापते हैं, तो सबको पता होगा डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। डेसिमल मत मार देना, डेसिबल होता है ये ध्वनि को मापते हैं, ध्वनि को मापते किससे, डेसिबल से, लेकिन डॉप्सन इकाई से हम ओजोन परत के मोटाई को मापते हैं। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 30 एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका था 36 होना चाहिए, हाँ क्वेश्चन ये आपका है 36। क्वेश्चन कर आपका कि रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई। रवि, ठीक है, ध्यान रखिए, रवि ने, तो ये आपका रवि है, मान लीजिए ये आपका अजय है, तो कह रहा है रवि ने अजय से, तो मान लेते अजय 100 रुपया कमाया होगा, तो रवि कितना कमाया होगा, 150 कमाया होगा। रेशियो निकाल दीजिए, आपका आएगा 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी 50 या 150 रहता है ना, 50 दूनी 100 होता है। ये आपका अनुपात आ जाएगा ना 3:2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। अनुपात में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाना आसान होता है आपका अनुपात में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई। अजय ने मदन से, ठीक है, कर अजय ने मदन से 30% कम कमाया। मान लीजिए मदन कमाया होगा 100 रुपया, तो अजय कमाया होगा 70 रुपया, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ना 7:10 आ जाएगा, 7:10
10 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या करा है, करा रवि ने मदन से कितना प्रतिशत अधिक कमाई। तो रवि और मदन में हमको रिलेशन लाना है, रवि और मदन में, ठीक है। ये आपका मदन है, ये रवि है। तो अब देखिए रेशियो आपका किसका है, यहाँ देखिए 1, देखिए ध्यान दीजिए, अजय का जगह आपका यहाँ 2 है, यहाँ अजय का जगह कितना है आपका 7 है। तो दोनों को सेम करना होगा तो क्या कीजिए, इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 1 सेकेंड, 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ 7 से गुना करेंगे तो आपका जगह 7 3 21 अनुपात 14, 21 अनुपात 14, 1 सेकेंड, 21 अनुपात 14। यहाँ आपका आएगा कितना, यहाँ है 21 अनुपात 14, यहाँ आ जाएगा आपका 14 अनुपात यानी 20 आ जाएगा, 14 अनुपात 20 आ जाएगा। अब देखिए ये किसका रेशियो था, तो ये आपका 21 अनुपात 14 है, ये आपका 14 अनुपात 20 है। क्या करा आपका क्वेश्चन कराएगा कि रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक कमाए। तो ये आपका रवि की जगह 21 है और मदन जगह 20 है। तो अब ये देख लीजिए, ये 21 है तो ये 20 है, ये कितना अधिक है, तो 1 अधिक है कितना में, तो 20 में, तो 100 में कितना होगा, तो 20 पंचे 100, आपका जगह 5%, यानी आपका जगह 5%, ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका क्या है, 30 के, देखिए ये आपका सीटेट का क्वेश्चन, ठीक है। सीटेट का सेम क्वेश्चन यहाँ उठाकर रख दिया है। तो ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है, सिंपल है। कह रहा है 30 के 30 हजारांश, तो 30 का 30 हजारांश, तो 30 गुने 30, 3 के 3 हजारांश, सॉरी 30 के 3 हजारांश, तो क्या 1000 से भाग दे दीजिए, गुने 3 के शतांश, तो 3/100 हो जाएगा, गुने 3 के दशांश, 10 से गुना भाग दे दीजिए, और गुने 3 है, 1 0 यहाँ से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए क्या है, 3 × 9 = 70, 70 × 81, 81 × 243 होगा, ठीक है, 243 होगा, बटे कितना जीरो है, तो यहाँ आपका 3 0, यहाँ आपका 2 0, 5 0, ठीक है, कितना होगा 5 0 होगा, 5 0 होगा। तो आपका जगह 0.00243, देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका 2 में है, ऑप्शन 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए ए बी सी के बीच अनुपात दिया ही है और कह रहा है ए का भाग क्या होगा, बी का भाग क्या होगा, सी का भाग क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है क्योंकि आपका यहाँ रेशियो दिया ही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, टोटल देखिए कितना है आपका, जगह कितना 8 5 13 ना, सॉरी 13, आपका जगह 8 5 13, और फिर है 2 2 दूनी 4, 4 4 3 7, 7 1 8, 83 आ रहा है। तो 83 पार्ट हो गया आपका कितना, 1162 हो गया। यहाँ से एक पार्ट निकालिए, तब क्या कीजिए, 1162 में 83 से भाग दीजिए, आपका आएगा 83 का 83 और 3 चौक 12 यानी 14 आ जाएगा, ठीक है। आप भाग देगा देखिएगा 14 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से हम एक पार्ट हमें आ गया, एक पार्ट कितना 14 है, तो यहाँ से एक का जगह कितना 35 है, तो आपका एक कितना आएगा, तब 35 पार्ट आएगा। तो क्या कीजिए, 35 को 14 से गुना कर दीजिए, 35 को 14 से गुना कीजिए, ये आपका आएगा 490, आप कर लीजिएगा, ठीक है, 490 आएगा। बी का वैल्यू कैसे आएगा, तो क्या कीजिए 28 गुने 14 कीजिए, 8 32, आपका आएगा 392 आ जाएगा। और सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20 गुने कितना, 20 गुने 14, 14 ने 28, 280 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है। अब देखिए ये कर आपका इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है जी। एलसीएम क्या करना है आपको, देखिए इस तीनों है ना आपका, ये आपका है, इसमें करा एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए। अब देखिए आपका यहाँ देखिए 2 है, 2 में देखिए सबसे अधिक पावर किस में है, बस 2, इसमें भी 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, सबसे अधिक आपका 2 की पावर 3 है, बस जो सबसे अधिक पावर उसको उठा लीजिए, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा गुने। अब देखिए 3 है, 3 की पावर सबसे अधिक कितना है, 3 की पावर सबसे अधिक आपका 3 है, तो 3 की पावर 3 उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है आपका 5 है, 5 का पावर मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम आपका 3 है तो 3 होगा, 5 का पावर मैक्सिमम 3 है, 3 होगा। फिर क्या आपका 7 है, 7 का पावर मैक्सिमम देख लो, 7 के पावर सबसे अधिक कितना है, तो 7 के पावर सबसे अधिक 4 है, तो 7 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, 11 बच गया, तो 11 हो जाएगा, बस खत्म है कहानी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो सोचना नहीं आपको एलसीएम में, सबसे अधिक पावर देखना है, ठीक है। जैसे हम एससीएफ में देखते हैं ना कि सबसे कम पावर कॉमन किस में है, कितना है, इसमें देखते हैं सबसे अधिक पावर देख लीजिए किस में है, उसी को उठाकर लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो देखिए पाचक एंजाइमों से भरी होती है कौन, ये होता है आपका लैसोसोम। लैसोसोम
पाचक एंजाइम से भरी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 होगा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि देखिए अभी जो आपका एग्जाम होगा उसमें देखिए समय आपको कम दिया है। जब समय आपको कम दिया तो आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो अपना सब्जेक्ट है, तो आप लोग उसी पर ध्यान दिए होंगे, हमको पता है। जिसका जो सब्जेक्ट है उसी में लगा है, ठीक है। इस पर जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उस पर लोग ध्यान देता नहीं है, और जो इस पर ध्यान देगा उसी का रिजल्ट होगा। क्योंकि 40 में से यदि आप सही से बनाएंगे तो 35 तो आपको आराम से सही होगा, नहीं होगा 35 मान लीजिए 30 से सही होगा, 40 में 30 भी सही हुआ, और 30 मान लीजिए 40 आपका अपना विषय सही हो गया, 80 में 40 से सही हो गया, तो 70 तो ऐसे ही आ गया आपका ना। इसीलिए कहता है आपका कि इस पर ध्यान दीजिए, समान अध्ययन के सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने विषय पर लगे रहते हैं, और वही इसका एग्जाम में धोखा देता है, ठीक है। तो इसी का यही कहता है आपको कि इस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, लेकिन अपना भी पढ़िए और आप समान अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट आप डेली बनाइए। कम से कम प्रैक्टिस सेट बनाइए ना, आपका इसमें कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, वास्तव में इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। मुझे भी लगता है भी तो थोड़ा पुराना है, 1-2 है, तो इसमें थोड़ा पुराना क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। तो देखिए आपको टेंशन नहीं लीजिए, इसका करेंट अफेयर को भी आपको हम क्लास करवा देंगे अलग से। एक दिन ही आपको देखिए किसी बीच में वो समय मिलेगा तो एक दिन में आपको हम 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। देखिए पिछले बार भी हम करवाए थे, मेरे क्लास से बता रहे आपको 1 to 5 में सीधे और 6 to 9 छोड़ दीजिए, सॉरी 9 to 10 छोड़ दीजिए, 1 to 5 में सीधे आपका 5 से 6 जो क्वेश्चन आया था करेंट अफेयर का, सभी क्वेश्चन मिला था, सभी सेम टू सेम। आप कहिए मिला देंगे आपको वीडियो में। तो यदि आपको करेंट अफेयर का क्लास भी देखना है ना, तो आप जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका 2023 का ही करेंट अफेयर है, तो आपका अभी 2023 से ही पूछा जाएगा, तो अलग नहीं है। तो आपको करेंट अफेयर का भी क्लास आपको करवाए हैं, तो उसको आप जाकर देखिए, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको जाकर देखिए, आगे आपको हम करवा देंगे, उसका टेंशन आप नहीं लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।